दोस्तों नमस्कार। ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तथा पुरस्कार और सम्मान, खेल कूद, उत्तर प्रदेश विशेष, कला संस्कृति इत्यादि टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किस आकार में हो रहा है? विकल्प है ए विकल्प वी, बी यू, सी विकल्प एक्स, डी विकल्प वाई। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था वी आकार में सुधार हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय था। तो दोस्तों उत्तर ए है सेविंग्स, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कितने स्तंभों पर आधारित रणनीति बनाई है? तो दोस्तों इसका विकल्प हो जाएगा ए 42 स्तंभों पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में रणनीति बनाई है। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वित्तीय लागत है। तो दोस्तों इसका विकल्प है 1.46 लाख करोड़। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वित्तीय लागत 1.46 लाख करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो दोस्तों 11% भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा। तो दोस्तों ये 54% सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों 48% सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए कृषि क्षेत्र की विकास दर रहेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3.44% विकास दर रहेगी कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत ने प्राथमिक स्तर पर साक्षरता अर्जित की है। विकल्प हो जाएगा 96%। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, जीडीपी के अनुपात में भारत का विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में कितना हो गया? उत्तर ए 21.6% जीडीपी के अनुपात में। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोविड से सुरक्षा के लिए हाल ही में 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बगैर सुई के 3 खुराक वाले टीके का नाम है? तो दोस्तों ZICOV-D टीका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2021 में पूर्वोत्तर के किस राज्य का आर फैक्टर सर्वाधिक रहा है? तो त्रिपुरा है दोस्तों।
जिसका आर फैक्टर सर्वाधिक रहा है। आइए व्याख्या देखते हैं आर फैक्टर की। वैज्ञानिकों के अनुसार आर फैक्टर यानी पुनरुत्पादक दर, इससे पता चलता है कि एक संक्रमित व्यक्ति से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं या हो सकते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार मणिपुर का आर फैक्टर 1.07, त्रिपुरा का 1.15, अरुणाचल प्रदेश का 1.14 तथा नागालैंड का 1.02 है। दोस्तों अगला सवाल है, मार्च 2021 में इनमें से किस देश के वायरस में डबल म्यूटेंट वायरस का सैंपल नहीं देखा गया? तो चाइनीज वायरस में डबल म्यूटेंट वायरस का सैंपल नहीं देखा गया था। अप्रैल 2021 में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी ने इस नए संस्करण वाले डबल म्यूटेंट का नाम B1617 रखा है। इस म्यूटेंट में दो तरह के म्यूटेंट विद्यमान हैं, E484Q तथा L452R। इन सैंपल में यूके वायरस, दक्षिणी अफ्रीकी वायरस तथा ब्राज़ीली वायरस के म्यूटेंट देखे गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्लैक फंगस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो विकल्प ए है, जिन लोगों को आँख में चोट लग जाती है उनको बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। विकल्प बी, जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है। विकल्प सी, जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उनको बीमारी होने का संभावना बढ़ जाती है। विकल्प डी, वैसे लोग जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो या फिर जिन्हें कोई और गंभीर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, उनको बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों विकल्प ए गलत है, बाकी सब सही है। जिन लोगों को आँख में चोट लग जाती है उनको बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, ये गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, SARS-CoV-2 किस प्रकार का वायरस है? तो ये आरएनए वायरस है दोस्तों। SARS-CoV-2 आरएनए वायरस है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 हेतु इनमें से DRDO द्वारा विकसित दवा का नाम है। तो DRDO द्वारा विकसित दवा 2DG है। अगला प्रश्न है, 17 मई 2021 को अगला प्रश्न है, इनमें से कोविड-19 वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? कोविड-19 वायरस दोस्तों ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में आया था? दोस्तों तो ये केरल राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था? तो दोस्तों इसका विकल्प ए हो जाएगा, ये केरल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो महिलाओं को भारतीय नौसेना में पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, कुमुदनी त्यागी एवं रीति सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में
नियुक्त सूची में इनमें से किस महिला का नाम शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये किस महिला का नाम शामिल नहीं पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं विकल्प पे। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, ये सही है, इनका नाम प्रस्तावित था। गुजरात हाई कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी, दोस्तों इनका भी नाम था। कर्नाटक हाई कोर्ट की जज बीबी नागरत्ना, इनका भी नाम प्रस्तावित था। ये डी विकल्प गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जज कोनामानेनी अमरेश्वरी, इनका नाम नहीं प्रस्तावित था दोस्तों। आइए व्याख्या देखते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जज कोनामानेनी अमरेश्वरी को छोड़कर अन्य सभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी कॉलेजियम सिफारिश लिस्ट में शामिल करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर 20 सही हो जाएगा, शिवांगी सिंह। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी। तो दोस्तों इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। भावना कंठ ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है, मार्क कर सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा हो जाएगा उत्तर। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर विकल्प ए सही होगा, प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली महिला नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर एमसी मैरी कॉम हो जाएगा, क्योंकि एमसी मैरी कॉम पदक नहीं जीती थी। पीवी सिंधु ने पदक जीता था, मीराबाई चानू ने जीता था, लेवलिना बोर्गोहेन ने जीता था। इस तरह विकल्प नहीं पूछा है तो ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में न्यूजीलैंड की राजधानी। तो दोस्तों वर्तमान में न्यूजीलैंड की राजधानी जेविदा अर्दन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा विद्या भंडारी, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं नेपाल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। तो ये कमला हैरिस हो जाएंगी, भारतीय मूल की हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान नहीं भरी है। तो दोस्तों ये उत्तर स्वाति मोहन हो जाएगा। अन्य तीनों ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिलाएं हैं। अधोसंरचना से सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 1, भारत और किस देश के बीच रेल संपर्क बहाल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा।
भारत के नाम सबसे तेज सड़क निर्माण के विश्व रिकॉर्ड के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। देखिए विकल्प ए, प्रत्येक दिन 37 किलोमीटर का सड़क निर्माण का लक्ष्य है। 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे का निर्माण है। वर्ष 2014 से 2021 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% बढ़ी है। उपर्युक्त सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, किस जल विद्युत परियोजना के तहत नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका उत्तर सी हो जाएगा, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, मैत्री सेतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, इस सेतु का निर्माण भारत और बांग्लादेश के फेनी नदी पर किया गया है। ये विकल्प सही है। इसकी आधारशिला जून 2015 में रखी गई थी, ये भी सही है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सब रूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, ये भी सही है। इस पुल का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी पर किया गया है, ये गलत है। अगला प्रश्न, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम वाला रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों ये बंगलुरु रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ये एक्वेरियम मतलब जल सुरंग एक्वेरियम वाला रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन है। हाल ही में बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम वाला रेलवे स्टेशन बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान, तो इसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है ये देखते हैं। ए, उड़ान 1.0 चरण के तहत 36 नए बनाए गए परिचालन हवाई अड्डों सहित 128 उड़ान मार्ग प्रदान किए गए हैं। बी, उड़ान 2.0 चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से जोड़े गए हैं। सी, उड़ान 3.0 चरण के तहत पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया है। डी, उड़ान 4.0 चरण के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों विकल्प ई सभी विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर इनमें से क्या रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू किया गया? तो दोस्तों ये प्रयागराज हो जाएगा। आइए देखते हैं व्याख्या। भारत सरकार के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई लुहरी स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना की क्षमता होगी? तो 850 मेगावाट की क्षमता होगी।
ये लुहरी स्टेट जल परियोजना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार वर्तमान में सबसे लंबा चालू जलमार्ग है। तो दोस्तों ये NH1 गंगा भागीरथी हुगली हल्दिया मतलब इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग है, ये सबसे बड़ा है। किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो हो जाएगा। भारत के इन नवीनतम एक्सप्रेस वेजों में से किस परियोजना की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, कच्छ के रण में, गुजरात में भारत का सौर पार्क सबसे बड़ा सौर पार्क है। अगला प्रश्न, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये मथुरा है। ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मार्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना में शामिल जिले हैं? तो ये सी हो जाएगा, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर एवं लखनऊ। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना में शामिल जिले हैं आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर एवं लखनऊ। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटित किए गए विश्व के सबसे लंबी हाईवे टनल का नाम? ये अटल टनल हिमाचल प्रदेश है। अक्टूबर 2020 को उद्घाटित किए गए विश्व के सबसे लंबी हाईवे टनल का नाम अटल टनल जो हिमाचल प्रदेश में है। कला एवं संस्कृति से हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रचनात्मक शहरों की सूची में इनमें से किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो ये हैं मुंबई एवं हैदराबाद। यूनेस्को ने भारत के मुंबई एवं हैदराबाद शहर को विश्व के रचनात्मक शहरों की सूची में उनके संगीत, कला, लोक शिल्प, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में रचनात्मक स्तर के विकास कार्यों को संपन्न किए जाने पर शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इनमें से मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो ये है ग्वालियर एवं ओरछा। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ओरछा शहर अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ग्वालियर शहर गुर्जर, प्रतिहार, बघेल, कछवाहा, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के किस स्थान को 40वें विश्व विरासत सूची सांस्कृतिक वर्ग के रूप में शामिल किया है? सांस्कृतिक वर्ग में दोस्तों ये धौलावीरा को शामिल किया गया है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची सांस्कृतिक वर्ग में शामिल किया है। धौलावीरा गुजरात में अवस्थित एक प्रमुख हड़प्पन साइट है। इस शहर के प्रमाण 3000 से 1500 ईसा पूर्व मिले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस मंदिर को 39वें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है? तो ये है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर।
काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना को भारत के 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। यह मुख्यतः शिव मंदिर है जिसका निर्माण काकतीय वंश 1123 से 1323 ईस्वी के बीच रुद्रदेव एवं रेचल रुद्र के शासनकाल के अंतर्गत हुआ है। अगला प्रश्न, स्वदेश दर्शन योजना। दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना क्या है? इनमें से किस परिपथ को शामिल किया है? स्वदेश दर्शन योजना में रामायण परिपथ को शामिल किया गया है, कृष्ण परिपथ को शामिल किया गया है, बौद्ध परिपथ को शामिल किया है। मतलब ये उपरोक्त सभी, डी उत्तर सही हो जाएगा। जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षमता बढ़ाने के लिए सुनियोजित और प्राथमिक ढंग से परिपथ का विकास करना है। इस योजना के तहत अब तक 15 परिपथ को चिन्हित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्पाद को वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो दोस्तों, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। तौलिया रुमाल, कश्मीरी केसर, सोहराई खोवर, मणिपुर का काला चावल, मतलब उपरोक्त से सभी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, सही है। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है। परिसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, ये भी सही है। उपर्युक्त डी उत्तर सही हो जाएगा। हाल ही में तुर्की की अदालत ने किन 2 स्थान को मस्जिद में बदलने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, हागिया सोफिया तथा करिए म्यूजियम। राम वन गमन परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या से चित्रकूट के मध्य 8 स्थानों पर राम वन गमन बनाने की योजना है, ये सही है। राम वन गमन के तहत पथ के दोनों ओर हरित पट्टी उगाई जाएगी, ये सही है। इन 8 वन क्षेत्रों को 137.45 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय किस राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग पर्यावरण एवं जैव विविधता से रिलेटेड पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। भारत द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन HFCs के उपयोग को 4 चरणों में समाप्त करने के लिए किस संशोधन के तहत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये किंगाली संशोधन है। भारत द्वारा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो HCFCs के उपयोग को किंगाली संशोधन के तहत 4 चरण में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2032 में 10%, वर्ष 2037 में 20%, वर्ष 2042 में 30% और वर्ष 2047 में 80% के साथ इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 नई रामसर साइट के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको मार्क कर लीजिए। आइए देखते हैं। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा एक मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों, जिनमें निवास स्थल और उनका शीतकालीन प्रवास शामिल है, को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
थोल झील वन्य जीव अभयारण्य गुजरात मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विकल्प डी, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश मध्य एशिया फ्लाईवे पर प्रवास करने वाली 80 से अधिक प्रजातियों सहित प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों का मैदान प्रदान करता है। विकल्प डी हो जाएगा सही दोस्तों। आइए व्याख्या देखते हैं। 4 नई रामसर साइटों के संदर्भ में कथन ए, बी एवं सी सत्य है जबकि डी असत्य है, क्योंकि मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करने वाली 80 से अधिक प्रजातियों सहित प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों का मैदान चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि बांधवाना वेटलैंड गुजरात प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये हो जाएगा उत्तर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, टर्टल सर्वाइकल अलायंस के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए, 21वीं सदी एक भी कछुए को विलुप्त न होने देना। बी, असम के एक मंदिर में मीठे पानी की काले सॉफ्ट सेल कछुओं के संरक्षण के लिए दी ग्रीन एनजीओज के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। सी, इसका गठन एशियाई 2001 में IUCN की साझेदारी में मीठे पानी के कछुओं और सामान्य कछुओं के अस्थायी बंदी प्रबंधन के लिए किया गया था। डी, इसका गठन एशियाई कछुआ संगठन के मद्देनज़र किया गया था। ए, एशियाई कछुआ संगठन भारतीय बाजार से अवैध तरीके से निरंतर कछुआ आपूर्ति से संबंधित है। दोस्तों ई गलत हो जाएगा। टर्टल सर्वाइवल अलायंस के संबंध में कथन ए, बी, सी एवं डी सत्य है। कथन सी असत्य है। एशियाई कछुआ भारतीय बाजार में नहीं बल्कि चीन के बाजार में अवैध तरीके से निरंतर कछुआ आपूर्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्विस बैंक द्वारा हाल ही में किए गए शोध अध्ययन के अनुसार इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पर ब्लैक कार्बन और ग्लेशियरों का पिघलना तेजी से जारी है? तो दोस्तों ये विकल्प डी सही हो जाएगा। काराकोरम में तेजी से पिघल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में, हिंदू कुश पर्वत में, अर्थात ये तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से नेट जीरो कैंपेन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए विकल्प ए, मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2050 तक नेट जीरो नामक नेट जीरो उत्सर्जन रोड मैप जारी किया। बी, प्रदूषण फैलाने वाले कोयले और गैस व तेल से चलने वाले बिजली स्टेशनों की जगह अच्छे ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा में सशक्त करना है। सी, यदि हम कम मांस और पौधे आधारित अधिक खाद्य पदार्थ खाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन को बहुत कम किया जा सकता है। डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी चीतों का पुनर्स्थापन हेतु कितने स्थानों का चयन किया गया है? तो दोस्तों ये 6 स्थानों का चयन किया गया। उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैवाल प्रस्फुटन एल्गी ब्लूम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जलीय पारितंत्र में तीव्र गति से शैवाल की वृद्धि शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। सही है। शैवाल प्रस्फुटन प्रकृति एवं अप्रकृति दोनों रूप में होते हैं। सही है। जब शैवाल प्रस्फुटन जलीय पारितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो इसे हानिकारक एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये भी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शैवाल प्रस्फुटन की घटना को गंगा नदी में देखा गया है। तो दोस्तों ये गलत है।
अगला प्रश्न है, बेंजीन उत्सर्जन के संदर्भ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। ईंधन स्टेशनों पर वेपर रिकवरी सिस्टम लगाए जाएंगे, सही है। उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी सही है। विकल्प सी, यातायात गलियारों के साथ हरित पट्टी का निर्माण करना, विकल्प सी सही है। बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देना और डीजल चालित पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करना, विकल्प डी भी सही है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डीप ओशन मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। डीप ओशन मिशन के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2021-22 में डीप ओशन मिशन हेतु 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भारत सरकार द्वारा महासागर के गहरे कोनों का पता लगाने के लिए 8000 करोड़ रुपए का लागत से 5 वर्षों हेतु योजना तैयार की है। इस मिशन के द्वारा सागरों महासागरों के जल के नीचे की दुनिया के खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज की जाएगी। इस प्रकार उपयुक्त सभी सही होगा। ऑपरेशन ओलिविया संबंध है। ऑपरेशन ओलिविया दोस्तों समुद्री कछुआ से है, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है सवाल। व्याख्या देखते हैं। ऑपरेशन ओलिविया का संबंध समुद्री कछुए से है। इस ऑपरेशन की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। प्रत्येक वर्ष यह ओलिविया रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले के लिए ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं। अगला सवाल है, सी स्पार्कल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये सी स्पार्कल के कारण समुद्री जीव जंतुओं के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों यही गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। ए है, बायोल्यूमिनेसेंस एवं नॉक्टिलुका सिटिलस की चमक को सी स्पार्कल कहा जाता है, सही है। वर्ष 2020 में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सी स्पार्कल ने समुद्र खाद्य श्रृंखला को प्रभावित किया है, सही है। नाटिलुका सिटिलंस के ब्लूम को कर्नाटक तट पर पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है, दोस्तों ये भी सही है।